यहाँ योग भवन के भीतर योग कर रहे हो, यहाँ आप देख रहे हैं वो जब बारिश है और बारिश के बीच में बाद लोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये खास करके सर्वाइकल स्पाइटिस के लिए गर्दन का दर्द, कंधों का दर्द, कमर का दर्द, एल्बोलाइटिस, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स, जैसे ही आसमान में बादल आते हैं ऐसे बात का प्रकोप बढ़ जाता है। उसके लिए बिरालिन तेल से मालिश करना, उंगली मसाज करना और शरीर के शुद्धिकरण के लिए ये जलनेति सूत्रनेति करना, और ये श्रृंगी चिकित्सा जो हमारे आलूराम और सब उधर लगे हुए लीज थेरापी करना, ये वातमोक्षण करना, ये सब। और जब गड़बड़ हो जाए पेट तो ये नाभि डिस्टर्ब हो जाती है, उसको ठीक करना। और इन सारी चीज़ों को करके हम शरीर से वात को बाहर निकालते हैं। ये वस्त्र धोती, दंड धोती जो इधर बेटियां कर रही हैं, ये भी शरीर के शुद्धिकरण के लिए जब भी ऋतु परिवर्तन होता है उस समय इनको किया जाता है। और इस माता ने तो कमाल ही कर दिया। ये ब्रह्मवती ने तो पहले इसको किडनी में कैंसर हुआ, फिर इसको ब्रेस्ट में आया, फिर लंग्स में आया, फिर चला गया पेनक्रियाज में। हाँ। और थायराइड हो गया दवाई खाते खाते, फिर थायराइड भी हो गया, फिर शुगर भी हो गया। अब इसने लंग का, पेनक्रियाज का वो सारा कैंसर खत्म करके थायराइड और शुगर की बीमारी खत्म करके और इन प्राण घातक रोगों पर भी विजय पाली। कितनी उम्र जी? 63 साल। 63 साल की। अब कोई बीमारी नहीं, टेस्ट करा लिए सारे। हाँ, सारे टेस्ट करा लिए। ये है पेट स्कैन करवाया था, पेट स्कैन करवाया। चलो जोरदार अभिनंदन है। इधर ये सारी दूसरी भी बहनें बैठे, आजा अनुलोम विलोम करो। और इन्होंने ऐसे ही सब रोगों से मुक्ति पा करके, अलग अलग रोगों से, और योग की युक्ति सीख ली है। और ऐसे हम ये सबको बता रहे हैं कि सूक्ष्म व्यायाम से कम यात्रा शुरू करो। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के सबसे पहले ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, ताड़ासन, त्रिकोणासन, पादहस्तासन, वृक्षासन से शुरू करके और फिर हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सूर्य नमस्कार की ओर आगे बढ़ेंगे। तो देखो, ताड़ासन तो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये नाभि से शुरू होता है स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस, इसलिए हमने आज नाभि भाइयों की तो माप करके पता लगा लेते हैं, बहनों की हाथ से पता लग जाती है, बाकी लाक्षणिक रूप से हम पता कर लेते हैं कि नाभि डिगी हुई है और कोड़ी डिगी हुई है। तो उससे एक तो नींद डिस्टर्ब होती है, पेट डिस्टर्ब होता है, चाल भी में भी अंतर आ जाता है, और फिर शरीर में दर्दें भी होने लगती हैं। शरीर के साथ मन का भी संतुलन बिगड़ने लगता है। तो ताड़ासन, फिर ये तिर्यक ताड़ासन और त्रिकोणासन के दो अभ्यास हैं। एक तो रोज करते हैं, दूसरा ये ऐसे दोनों पैर सामने, फिर एक पैर ऐसे दाईं तरफ ऐसे घुमाया पंजा, एक पंजा सामने, और ये पंजा ऐसे चला गया, ऊपर वाला हाथ ऐसे लिया, उसकी हथेली ऐसे सामने की ओर, नीचे वाले हाथ की हथेली सामने की ओर, ये नीचे वाला हाथ पंजे के पास आ गया, ऊपर वाला हाथ कंधे के ऊपर सीधा, और गर्दन के ऊपर से ऐसे देखते हैं। थोड़ी देर इस स्थिति में रुकते हैं, ऐसे करीब आधा से 1 मिनट तक ऐसे रुक जाना। लंबे लंबे श्वास चलते रहेंगे। वापस ऐसे ही आ गए, फिर दूसरी तरफ से ऐसे ही, ऐसे पैर को, पंजे को साइड में किया, पैर को ऐसे लेकर के गए, और एक पैर ऐसे साइड में गए, एक पंजा ऐसे सामने है, ऐसे एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, दोनों हाथों की हथेली सामने की ओर, ऊपर वाले हाथ को कंधे के ऊपर से देखना ऐसे, और नीचे वाला हाथ पंजे के पास ऐसे। और इस स्थिति में
कुछ तक समय तक बने रहना, ये त्रिकोणासन। फिर दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथों के हथेली नीचे की ओर, कंधों के समानांतर दोनों हाथ, दाएं हाथ बाएं पैर के पास ले जाते हैं, बाएं हाथ पीछे ऊपर, उसकी हथेली सामने की ओर, और कंधे के ऊपर से हथेली को ऐसे देखते हैं, ऐसे ही। तो जब हाथों पैरों में कंपन होने लगे, ये पार्किंसन, ये भी स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के कारण से होती है। फिर ब्रेन से तो इसका कनेक्शन है, कोणासन, त्रिकोणासन, फिर ये पाद हस्तासन। ये सारे के सारे अभ्यास स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस को दूर करने के लिए। तो पार्किंसन का हमें असर हाथों पैरों में दिखता है, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस का असर हमारे उठने बैठने में, अलग अलग प्रकार के हमारे पोस्चर्स में हमें दिखता है, लेकिन इसका मूल असर मस्तिष्क पर होता है। तो पेट और दिमाग सबसे ज़्यादा यही दो खराब रहते हैं, पेट खराब है और कहते हैं जी मेरा दिमाग खराब है। तो दोनों को ठीक करने के लिए प्रणाम आसन, ऐसे दोनों हाथ ऐसे ऊपर उठाते हैं और यूँ हाथ ऊपर उठा करके अंगूठी के पास अंगूठा गया, श्वास अंदर भरा, हाथ पीछे गए, ऐसे अधिकतम पीछे की ओर झुके, ऊर्ध्व हस्तासन। फिर पाद हस्तासन में दोनों हाथों के पंजे पैर के पंजों के पास में और माथा घुटनों से लग गया। एक स्थिति में कम से कम 10 सेकंड रुकना। फिर ऐसे दाहिने पैर पर बैठ गए पाद हस्तासन के बाद, दोनों हाथ के पंजे अथवा अंगुलियां ऐसे जमीन पर और दाएं पंजा भी जमीन पर, और बाएं पैर पीछे सीधा दाएं पैर पर बैठ गए, दक्षिण अश्व संचालन से श्वास अंदर और ऐसे पूरा झुक जाते हैं अधिकतम। फिर ये दाहिना पैर भी पीछे चला गया और अंगूठी के पास अंगूठा, और ऐसे सिर झुका करके नाभि को देखा, पर्वतासन। फिर ये साष्टांगासन, घुटने जमीन पर, छाती थोड़ी जमीन पर, ऐसे थोड़ी देर इसमें होल्ड किया, पूरा नीचे पड़ना नहीं है, टच करना है खाली। हाँ, फिर सामने से उठ गए, ये भुजंगासन, श्वास अंदर, ऊपर देखा, कमर को अधिकतम नीचे झुकाया। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए बहुत ही जरूरी है। सूर्य नमस्कार, वामश्व संचालन आसन, पाद हस्तासन। ऊर्ध्व हस्तासन और फिर प्रणाम आसन। कम से कम ये 2 बार से लेकर 10 बार तक अवश्य करना चाहिए। आगे झुकने वाला पाद हस्तासन, पीछे झुकने वाला अर्धचक्रासन। हाँ, अलग से अभ्यास की ज़रूरत है। जहाँ स्ट्रक्चर इम्बैलेंस होता है, पहले तो ब्रेन को ठीक करना ज़रूरी है, पाचन को ठीक करना ज़रूरी है, और फिर जहाँ जहाँ रोग हो वहीं पर जहाँ खोट है वहाँ पर चोट करनी पड़ेगी और उसको दूर करें। तो ये तो खड़े होकर के बताए हमने। आगे झुक करके शशकासन, पीछे झुक करके सुप्त वज्रासन। तो अब देखो, जब पेट गड़बड़ हो जाए तो शशकासन और ये मंडूकासन, पेट पर बहुत बुरा असर होता है, और इससे फिर स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस आता है, नाभि धरण डिग जाती है। तो इसके लिए मंडूकासन और पवनमुक्तासन जरूरी है। फिर ऐसे आराम से पीछे झुकना, इसके लिए थोड़ा सा पहले तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दोनों घुटने पास में, दोनों एड़ियाँ बाहर की ओर निकाल दी, पंजे बाहर की ओर निकाल दिए,
कुल्ले ज़मीन पर टिक गए और फिर धीरे धीरे पहले हाथों से सहारा लिया और फिर कोहनी टिका दी, फिर पीछे कमर भी टिक गई और फिर दोनों हाथ पीछे सीधे ऐसे। ये नाभि के लिए, धारण के लिए और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, कमर दर्द के लिए, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए बेस्ट है सुप्त वज्रासन। पहले दिन तो 10 सेकंड से ज़्यादा ना हो पाएगा, धीरे धीरे इसको फिर 1-2 मिनट तक किया जा सकता है। फिर अगला है सुप्त पद्मासन। दाहिने पैर को उठाकर के ऊपर रखा, बाएं पैर के पंजे को दाहिने पैर को और दोनों हाथ ऐसे पीछे खोल दिए। एक तरीका तो ये है। और दोनों घुटने जमीन पर टिक गए, पेट पूरा अंदर खींच के रखा, श्वास को बाहर छोड़ दिया ऐसे। दूसरा तरीका इसका ये है ऐसे। ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए बहुत ही जबरदस्त है। फिर अगला अभ्यास है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में एड़िया ऐसे ऊपर, पंजा ऐसे खड़ा हुआ और दाएं हाथ ऐसे उठाया और पीछे ले गए, अंगुलियां बाहर की ओर, अंगूठा से अंदर की ओर ऐसे, और श्वास अंदर और पीछे की ओर दो ऐसे। थोड़ी देर तक रुक जाए, 10-20 सेकंड एक स्थिति, लंबा श्वास लेकर। ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है। और फिर गोमुखासन। बायां पैर पहले मोड़ा, दाहिना उसके ऊपर रखा, घुटने पर घुटना आ गया और बाएं पैर की एड़ी पर बैठ जाएं। और जिनका शरीर भारी भरकम हो तो खाली पैर मोड़ करके ऐसे बैठे। कोशिश करो बहनों, ये गोमुखासन स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए बड़ा अच्छा है। बायां पैर नीचे, दायां पैर ऊपर, जो पैर ऊपर ही वही हाथ ऊपर लिया और जो बायां पैर ऊपर से मोड़ा, इसको ऐसे मोड़ करके उसकी एड़ी नितंब के पास ऐसे लगा देते हैं। ये स्थिति बनती है ऐसे। और फिर जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर लिया, दायां पैर ऊपर, दायां हाथ ऊपर लिया, बायां हाथ पीछे से लिया और पीछे से ऐसे धीरे धीरे ला करके ऐसे पकड़ लेते हैं ये ऐसे। तो इस प्रकार से एक तरफ से कम 10-20 सेकंड से शुरू करके 1 मिनट तक करना, लंबे श्वास लेते रहना। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस का असर कंधों पर पड़ता है और उससे कंधे यूं हो जाते हैं, किसी के ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, किसी की तो पूरी स्पाइन हो जाती है। अब उसके ऊपर वापस आ रहा हूँ, अभी कंधों से शुरू करके स्पाइन पर आऊँगा। फिर जब स्पाइन पर असर होता है उसको तो स्क्यूलियोसिस बोलते हैं, स्क्यूलियोसिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है ये अभ्यास जो अभी कर रहे हैं। और इनके करने से फिर ये सभी प्रकार के दर्दों से मुक्ति मिलेगी। साथ में वात मोक्षण, रक्त मोक्षण और अलग अलग प्रकार से जो है पूरे अभ्यंग, पंचकर्मा, षटकर्मा की जो पूरी प्रक्रियाएं हैं, इसकी प्रैक्टिसेस, ये भी वात रोगों से मुक्ति के लिए बहुत ज़रूरी होती है। वात से मुक्ति के लिए बस्ती और एटीएम की सब्जी, मिलेट्स का प्रयोग, उपवास बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा करता है और स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए बेस्ट है और बहुत अच्छा भी लगता है करने में। उल्टा लेट जाएं, सब बेटियों उल्टे लेटो, माताओं बहनों ऐसे। दोनों हाथ की हथेलियाँ देखो ऐसे मूल से ऐसे मिलाई और दोनों हाथों के हथेलियों के ऊपर ठोड़ी रख दी। दोनों हाथ की अंगुलियाँ कपोलों से लगी हुई, दोनों पैर पीछे सीधे, एक पैर को ऐसे मोड़ा और सीधा किया। पीछे से एड़ी नितंब से लग जानी चाहिए। जी मेरे भाई, एक दिन आपका भी चेक करूंगा कितना स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है।
ये आपने एकदम ठीक पूछा। हमारे हुसैन भाई बहुत प्रज्ञावान हो चुके हैं और अब तो वो अच्छे एंकर होने के साथ साथ एक अच्छे डॉक्टर से भी हो गए हैं। और वात पित्त कफ जो हमारे त्रिदोष की जो का पूरा विज्ञान है उसमें ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस पर इसका क्या असर है, तो वात का सबसे ज़्यादा असर है। कफ का भी थोड़ा असर होता है। कफ का असर खाली फेफड़ों पर ही नहीं होता, कफ का असर आँखों पर होता है। तो आँखों की मायोपिया से लेकर के और कैटरेक्ट ग्लूकोमा से लेकर के मैकुलर डिजनरेशन लेकर के आँखों पर चश्मा से लेकर के और नज़र की बहुत सारी प्रॉब्लम, दृष्टि दोष आते हैं। आँखों पर कफ का असर होने से दृष्टि दोष, बालों पर असर होने से बाल सफ़ेद हो जाते, कान पर असर होने से और टिनेटिस और बहुत सारी कान की दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं। कफ का ज़्यादा असर होने से फिर शरीर में अलग अलग प्रकार की गठानें होने लगती हैं और पूरे शरीर का वेट बढ़ने लगता है, शरीर में प्रमाद बढ़ने लगता है, नींद ज़्यादा आने लगती है और पित्त का असर बढ़ने से जहाँ मन अशांत होता है, चर्म रोग होते हैं, बीपी बढ़ता है, मन बेचैन हो जाता है, वहीं ये वात पित्त कफ त्रिदोष कई बार एक साथ किसी के तीनों के दोनों दोष बिगड़ जाते हैं। उससे तो निश्चित रूप से सर्वाइकल स्पॉलाइटिस पेन से लेकर के एंक्लोजिंग स्पॉलाइटिस तक और ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। वात पित्त और कफ को महर्षि पतंजलि की भाषा में समझे, जो योग के सबसे बड़े गुरु हैं, प्रकाश क्रिया स्थिति, ये तीन जो है प्रकाश क्रिया और जो स्थिति है, प्रकाश गुण है ये कफ का, क्रिया गुण है वात का और स्थिति गुण है, प्रकाश गुण है पित्त का, क्रिया गुण है वात का और स्थिति गुण है कफ का। वात पित्त कफ और सत्व रजस तमस, सत्व गुण के कारण से प्रकाश, रज के कारण से क्रिया और तम के कारण से स्थिति। तो ये सत्व रजस तमस, प्रकाश क्रिया स्थिति, इसके बिगड़ने से भुजंगासन, फिर तिर्यक भुजंगासन, पूर्ण भुजंगासन, फिर शलभासन, ये सब भी स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बहुत जरूरी, इसको करा रहे। तो सत्व रजस तमस का समदोषा समाग्निश्च समधातु मल क्रिया, ये सारा योग से ही होगा। सत्व रजस तमस का संतुलन, वात पित्त कफ का संतुलन, और हमारा तो संतुलन ठीक हो रहा है। ये खून का संतुलन बीच बीच में बिगड़ जाता है, उसको पीसीआर वाले ठीक कर लेंगे। 3 अभ्यास भुजंगासन के कराए आराम आराम से, चौथा अभ्यास ही है। ऐसे शलभासन के 4 अभ्यास करेंगे और स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस आज किसी को नहीं रहने देंगे। पूरा देश आज स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस ये भी बहुत बड़ा कारण है, बीपी का भी, शुगर का भी, थायराइड का भी, हार्मोनल इम्बैलेंस का भी, लो इम्यूनिटी का भी, जिनको बार बार सर्दी जुकाम बुखार होता है। तो स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस, इसको मात्र हम पोस्चर की गड़बड़ी तक ही सीमित ना रखें, ये बहुत बड़ा कारण बनता है हमारे सभी रोगों का। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस को भी, जैसे हम प्रज्ञापराध को, स्ट्रेस को, लेस फिजिकल एक्टिविटी को, लेस ऑक्सीजन सप्लाई को बीमारियों का मुख्य कारण मानते हैं, त्रिदोषों को, त्रिगुणों के असंतुलन को, ऐसे स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस भी एक बड़ा कारण है सब रोगों का। आज इसका निवारण होगा, जिससे जितने बन पाए पूरा पैकेज करा रहे, करीब 50 अभ्यास हो जाएंगे आज, सूक्ष्म व्यायाम से लेकर के, आसनों से लेकर के और प्राणायाम। ये तो सभी प्रकार के दैहिक, मानसिक और आध्यात्मिक किसी भी प्रकार का हमारे भीतर इम्बैलेंस है उसको दूर कर देता है। तो
ये आराम आराम से धनुरासन में पहले खाली टांग को पकड़े ही ऐसे, और बाद में ऐसे थोड़ा खींच भी ले पैरों को ऐसे, इतना तो कर ही ले। ये तो मीनाक्षी जी ज्योत्सना भी बहुत अच्छा कर लेती है छोटे बच्चों की तरह। और ये मरकट आसन फिर ओ, बधाई हो हमारी योगिनी बहन को। और ऐसे ही आपकी जीवन ज्योत प्रज्वलित रहे। और आप तो अब लाखों करोड़ों माँ बहन बेटियों के लिए रोल मॉडल, आइकॉन, इंस्पिरेशन, प्रेरणा बन गई हैं। अब सब कहते हैं हमको ज्योत्सना जी जैसा होना है, मीनाक्षी जी जैसा होना है। पूजा भी धीरे धीरे इस श्रेणी में आ रही है, वो भी इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, वो भी माँ बहन बेटियों के लिए आदर्श बन रही है। और सेम टू यू हुसैन भाई, आपको भी बहुत लोग प्यार करने लग गए। एंकर तो बहुत है देश में, लेकिन भाई हमारे हुसैन भाई, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी का कोई जवाब नहीं। तो योग से सभी दीर्घजीवी होंगे। और सुबह जन्म हुआ था कि दोपहर शाम को ज्योत्सना जी? तो रोज शाम को 7 बजे अपना बर्थडे मनाया करो। एक दिन को इकाई माने तो रोज, सप्ताह को इकाई माने तो 7 दिन में, महीने को इकाई माने तो महीने में, और वर्ष को इकाई माने तो। मैं तो रोज अपना, सुबह पैदा हुआ था तो रोज अपना बर्थडे सुबह सुबह मना लेता हूँ। तो आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, तेजस्वी रहें, वर्चस्वी रहें, शरीर बल, मनोबल, आत्मबल आपका प्रबल हो। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम सरदा सतम जीवेम सरदा सतम। और हमारे यहाँ तो बोला जाता है सुदिनम सुदिनम जन्म दिनम तव भवतु मंगलम, जन्मदिनम विजयी भव सर्वत्र सर्वदा भवतु मंगलम जन्मदिनम। तो ये यशस्विता आपने वैसे ही हासिल कर लिया। ये तो हम अपने हृदय की प्रार्थनाएं आपसे परम प्रीति होने के कारण से कह रहे हैं। तो ये मरकट आसन बहुत ही ज़बरदस्त है, और उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से करते हैं ज्योत्सना जी। तो ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए मरकट आसन, और स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस से बीपी भी होता है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। जी मेरे भाई। हाँ हाँ, ये मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन जो हम करवाते हैं, और बैठ करके और लेट करके भी जो पैरों को आगे पीछे ऐसे खिंचवाते हैं, इससे। और नाभि धरण ठीक करके, नाभि धरण ठीक करने के लिए नाभि को एक तो पुरुषों के तो ऐसे माप लेते हैं, और माँ बहन बेटियों के यह दोनों अंगुलियों के नीचे जो पहली बड़ी सी रेखा है, इस रेखा को ऐसे मिलाने के बाद यदि ऊपर की अंगुलियों के पोरों में फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं तो ऐसे ऊपर नीचे मिलती है। मैं तो प्रयत्न पूर्वक ऊपर नीचे कर रहा हूँ, तो मेरा तो ठीक है। ऐसे ये पोरवा मिलना चाहिए, सबसे छोटी उंगली का ऊपर वाला। हाँ, तो ऐसे ये गड़बड़ हो जाए तो गड़बड़ होता है, उससे भी पैर छोटे बड़े हो जाते हैं। और उसके लिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं। इससे नाभि धरण एकदम ठीक हो जाती है। नाभि पर लोटा रख करके भी हमने ठीक करके दिखाया हुआ है। फिर जिधर छोटा पड़ जाता है ना पैर, अब जैसे ये, इसका अंगूठे से भी पता लग जाता है, उल्टे लेट करके भी पता लग जाता है, सीधे भी लेट करके, ऐसे किसी का अंगूठा फिर ऊपर नीचे हो जाता है। तो जो पैर छोटा पड़ जाता है उससे थोड़ा ऐसे ऐसे करके और ऐसे झटका मार देते हैं। मैं दोनों को मार लेता हूँ, जिससे कि फिर मेरा कहीं छोटा बड़ा ना हो जाए। और फिर कई तरीके हैं नाभि को अच्छे करने के, और उसमें नाभि का ऐसे अंगुली रख करके भी पता लग जाता है। मेरी तो धड़कन बीच में है, धड़कन नीचे की तरफ हो तो 10 लगता, ऊपर की तरफ हो तो कब जल, और दाएं बाएं हो
तो फिर स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें एक तो ये पवन मुक्तासन बहुत ज़बरदस्त काम करता है ऐसे, और दूसरा उत्तान पादासन, ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए रामबाण है। ये आप बात एकदम ठीक कह रहे हैं। तो उसके लिए वेट कम करने वाले अभ्यास, इंडिया टीवी का मोटापा वाला अभ्यास देखकर फेसबुक पर या यूट्यूब पर चले जाए। तो ये फेसबुक यूट्यूब भी बड़ी मदद करती है। इसमें पीछे वाले प्रोग्राम्स भी देख सकते हैं। तो जिनका पेट मोटा हो जाए, 3 अभ्यास तो हम बताते हैं, ये भी स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस को दूर करता है। ऐसे और फिर ऐसे, ये पूरा दोनों पैरों को हम तो इसलिए घुमा पा रहे हैं कि हमारा पेट मोटू राम नहीं है, पतलू राम है। बाकी तो लोग इतने मोटे हो जाते रहे, राम 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 राम, उनकी नाभि ढूंढनी पड़ती है, खो जाती है। कुछ लोग खुद में ही खो जाते हैं, नाभि भी खो जाती है। तो सबको हम ढूंढ रहे हैं। अपनी खोज करा रहे, अपनी खोज। आत्मावारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। आत्मबोध, आत्मोपचार, आत्म साक्षात्कार, आत्म संयम, आत्मानुशासन, यही तो योग है। तो खैर, तो ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस का पूरा पैकेज बता दिया। जरूर जरूर मेरे भाई। तो देखो, ब्रेन पर तो बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसलिए मैंने कहा पेट का और दिमाग का, 2 का ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। यदि किसी का पेट ठीक है और दिमाग ठीक है, तो फिर तो ज़िंदगी में कोई समस्या हो ही नहीं सकती। आज हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी बोल रहे थे, हमने सी एलिगेंस के ऊपर सबसे पहला रिसर्च किया है दुनिया में, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स पर, पार्किंसंस पर, अल्जाइमर पर, डिमेंशिया पर, ब्रेन के न्यूरॉन्स पर, किडनी के नेफ्रॉन्स पर और लंग के अल्वोलाइज पर। सबसे पहला किसी ने रिसर्च किया तो पतंजलि है। चलो, किडनी के लिए तो रीनोग्रिट, लंग के लिए स्वासारी ब्रोनकोम, और ये भस्त्रिका तो फेफड़ों से लेकर के ब्रेन, नर्वस सिस्टम सबके लिए है। जिनका मस्तिष्क पर असर हो जाए तो न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट खाली पेट सुबह शाम, और मेधावटी और मेमोग्रिट खाने के बाद दे दे, और मेधाक्वाद के साथ दे दे, और साथ में दूध में ब्राह्मी घृत या गाय का घी 1 चम्मच रोज खाते रहें, फ्लैक्स सीड ले लें या ओमेगा ले लें, तो ब्रेन नर्वस सिस्टम पर कोई असर बुरा होगा ही नहीं। अब जो थोड़े जवान हैं, यंग हैं, यूथ, उसके लिए अब तो करोड़ों देशवासी हमारे साथ साथ रोज अलग अलग प्रकार का योगाभ्यास करके स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस, योग क्यूरेटिव भी है, प्रिवेंटिव भी है। योग से प्राइमरी हेल्थ, सेकेंडरी हेल्थ, बीमारियों का कंट्रोल, क्योर, एक्यूट मैनेजमेंट, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन, सस्टेनेबल हेल्थ, नॉट ओनली फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ, इंटीग्रेटेड हेल्थ, हॉलिस्टिक हेल्थ हमें मिलती है। भस्त्रिका 2 से 5 मिनट। और कुछ जो आसन नहीं कर पाते, हमारे साथ बैठ कर के सुनते रहते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनते रहते हैं, मोटिवेशन लेते रहते हैं, और योग से अपने स्वरूप से, अपनी निजता से रोज जुड़ते। अथ योगानुशासनम, योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदाधिष्ठ स्वरूप अवस्थानम, और प्राणायाम ही करते रहते। उन्हीं से उद्धार हो गया करोड़ों लोगों का। सुबह सूरज की धूप में बैठ करके 1 सेकंड में एक व्यक्ति के अंदर 1 लाख से ज़्यादा एक्टिविटी होती है 1 सेल के अंदर, और 37 ट्रिलियन सेल्स में उसको मल्टीप्लाई कर लो। जो योग करते हैं तो 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक ये एक्टिविटीज बढ़ जाती है, एक सेल लेवल तक। अब ये कितना सूक्ष्म
आत्म धरातल पर जाकर के प्राणायाम लाभ करता है। कपालभाति 1 सेकंड में हमारी 10 गुना से लेकर के 100 गुना तक हमारी ऊर्जा को बढ़ा देता है। एक एक सेल में 1 लाख से जो एक्टिविटी उनको 10 लाख 1 करोड़ तक बढ़ा देता है कपालभाति। और इससे लिवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, थायराइड, हार्ट सब एकदम स्वस्थ होते हैं। और साथ में फिर ये अनुलोम विलोम कर लो, भ्रामरी उद्गीत कर लो, जरूर जरूर साथ में हम करते रहेंगे। ज़रूर मेरे भाई उपाय बताते हैं राहुल जी। आपकी माँ का इन्हेलर छूट जाएगा। अभी जो भस्त्री का कपालभाति और अनुलोम विलोम बता रहे हैं ये करवाना। माँ को अणु तेल से नस्य करवा लेना। कुछ दिन तक लगातार करो, 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने तक लगातार किया जा सकता है ये नस्य भी अणु तेल से। और थोड़े दिन दही, छाछ, नींबू अचार, टमाटर, खटाई, चिकनाई बंद कर दें। थोड़े दिन यदि खजूर कल्प कर लें, शुगर हो तो फिर खजूर 2 से ज़्यादा नहीं लेना, चना, पपीता, अनार, बस इतना ही, और दूसरा कुछ भी ना खाएं। और इससे मैंने तो 40 साल पुराना अस्थमा 4 दिन में ठीक किया। तो खाली पेट ब्रोनकोम खाने के बाद स्वासारी ले लें और स्वासारी का काढ़ा भी पी लें। चाय कॉफ़ी बंद करके दिव्य पेय पी लें। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम पूरा करना है। प्राणायाम का तो सीधा असर फेफड़ों पर ही होता है मेरे भाई हुसैन जी। और राहुल जी की माता जी का अस्थमा पूरा ठीक हो जाएगा, इनहेलर छूट जाएगा। फेफड़ा 80-90% भी किसी का ख़राब हो गया तो जो अभी उपाय हमने बताए उनसे अच्छा हो जाता है, रीजुविनेट हो जाते हैं हमारे लंग के एल्वोलाइज मेरे भाई। ये बहुत दिक्कत वाला काम है। ILD में तो फेफड़ों पर बुरा असर आ जाता है, उसके लिए तो प्राणायाम करें। और स्वासारी ब्रोनकोम का जैसे मैंने प्रयोग बताया। स्क्लेरोडर्मा के लिए एक होता है लिकोडर्मा जिसमें सफ़ेद हो जाती है स्किन, उसके लिए तो मिलिनोग्रिट लेप और वटी और गोधन अर्क तो बताते हैं। स्क्लेरोडर्मा में स्किन ऐसे टाइट हो जाती है, नाक पहनी हो जाती है और चेहरा भी ऐसे पहना सा हो जाता है, माथा भी ऐसे बहुत नकुला सा दिखने लगता पूरा शरीर, और हाथों की अंगुलियां नकुली सी हो जाती है, ऐसे टाइट हो जाती है स्किन। तो क्या करें? गोधन अर्क उसके साथ 3 बार ले लें, सुबह दोपहर शाम, 2 गोली नीम घनवटी, और साथ ही कायाकल्पवटी, आरोग्यवटी या डर्माग्रिट भी ले लें, 3 में से 1। ये पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र हमारे पतंजलि मेगा स्टोर्स में मिल जाए। और खाने के बाद जो है सोरोग्रिट और साथ ही दिव्य कैप्सूल हम देते हैं, उसका सेवन कर लें तो स्क्लेरोडर्मा 100% अच्छा हो जाता है। कपालभाति, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा जरूर करना पड़ेगा रेणुका जी, आप पूरे अच्छे हो जाएंगे। नमक मीठा आदि थोड़े दिन बंद कर देना, ज़रूरत हो तो थोड़ा चुटकी भर नमक, सेंधा नमक थोड़ा सा साग सब्जी में ले सकते हैं। चीनी कतई नहीं खानी, और जंक फूड, फास्ट फूड, अनहेल्दी फूड का तो प्रश्न ही नहीं। मैकुलर डिजनरेशन, मैकुलर होल, ये आँखों के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, फिर मायोपिया, डिप्लोपिया, फिर कैटरैक्ट, ग्लूकोमा से लेकर आँखों की नज़र से लेकर के जितनी भी आँखों की प्रॉब्लम है, अनुलोम विलोम, सर्वांगासन और शीर्षासन, त्राटक, घास पर नंगे पैर चलना, आंवला, एलोवेरा, गिलोय के जूस में सप्तामृत लो डाल के उससे एनिमा लेना, और आईग्रिट 2-2 सुबह शाम खा लेना। अनुलोम विलोम के साथ साथ नेहा जी हो सके तो शीर्षासन कर लेना,
ये शीर्षासन बड़ी उम्र में नहीं हो पाता तो अनुलोम विलोम हो जाता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। आँखों के लिए गाजर का जूस भी बहुत अच्छा है। गाजर के जूस में थोड़ा सा आंवला मिला लिया करें तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम, मुक्ता शक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टे 2 से 4 ग्राम, वसंत कुसुमाकर इसमें 2 ग्राम 4 ग्राम और मिला लिया। तो इस सब का पाउडर करके भी सुबह शाम यदि लेते हैं उससे भी आंखों की रोशनी 100% अच्छी हो जाती है। मैकुलर डिजेनरेशन दूर हो जाता है। अक्षय तर्पण और आँख का ये पॉइंट है ना, ये भी इसमें बड़ा लाभ करता है। ये आँख का पॉइंट ये बड़ा ज़बरदस्त, हाथ में भी और दोनों पैरों में भी ये एक्यूप्रेशर भी बड़ा अद्भुत होता है। आँखों के लिए आई ग्रिड और ये पॉइंट, कानों के लिए ईयर ग्रिड और ये पॉइंट। ये कोरोना के बाद आँख कानों की समस्या बहुत ज़्यादा हुई है, कुछ ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर भी ज़्यादा हुए हैं। ये मेरा अनुभव है। SLEMS ऑटोमन डिजीज MND तक हुए और उनका भी इलाज इंडिया टीवी पर हम बताते रहते हैं। अगला कोई प्रश्न शेष रहा हो तो बताइए मेरे भाई हुसैन। ये आपने बड़ा वाजिब प्रश्न पूछा है मीनाक्षी जी। जैसे किसी को BP और शुगर है तो BP के लिए तो मुक्तावटी देते हैं, शुगर के लिए मधुनाशनी देते हैं। तो आयुर्वेद में दोनों साथ ले सकते हैं क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार की कोई सिंथेटिक चीज़ें नहीं है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है और ये सब हमारा शरीर जानता है, हमारी बॉडी भी इसको रिएक्ट नहीं करती है। एलोपैथी की दवा को हमारी बॉडी एंटीबॉडी मान करके, अपने शरीर के खिलाफ जंग मान करके उसके साथ प्रतिरोध करता है और आयुर्वेद की औषधियाँ, जड़ी बूटियों, वनस्पतियों को अपना मित्र मान करके शरीर में उनका साथ में होता है और उनके खिलाफ कोई संघर्ष नहीं करता है, कोई प्रतिरोध नहीं करता। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आयुर्वेद में एक साथ 3 से 5 बीमारियों को भी हम डील कर लेते हैं। किसी किसी को BP भी होता है, शुगर भी होता है, थायराइड भी होता है, तो हम BP ग्रिड, मधुनाशनी और थायरोग्रिड एक साथ देते हैं। साथ में आँखों की प्रॉब्लम होती है तो उठते ही उसको आई ग्रिड दे देते हैं, फिर दिन में उसको BP शुगर थायराइड की दवाई चला देते, उठते ही उसको आँखों के लिए आई ग्रिड भी दे देते और कान की भी हो तो ईयर ग्रिड भी साथ में दे देते हैं। तो कोई आयुर्वेद के दवाओं में परस्पर संघर्ष नहीं है। ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा पहली बार और ये बहुत ज़रूरी था। कुछ लोग इस कन्फ्यूजन में होंगे, उनका कन्फ्यूजन आपने दूर करवा दिया मेरी बहन। तो देखो, ये जो फ्रूट्स है ना, लोग ना बहुत तरह के अनहेल्दी चीज़ें खाते हैं तो मल्टीपल न्यूट्रिशन एक साथ मिल जाते हैं। अनानास, कीवी, उसमें थोड़ा एप्पल डाल दें और अनार से तो इसकी रौनक भी बढ़ जाती है, शानो शौकत भी बढ़ जाती है इसकी। थोड़ा पपीता डाल दिया तो फिर तो डाइजेशन, सुपर डाइजेशन हो जाता है। अमरूद भी आजकल तो अमरूद थोड़े दिन बाद तो उसमें कीड़े ज़्यादा आ जाएंगे। अमरूद है और बग्गू गोसा है, ये थोड़ा केला, ये तो और स्वादिष्ट हो जाता है। और इसको ऐसे मिला कर के थोड़े जो चटोरे हों तो थोड़ा लवण भास्कर हिंगवाष्टक वो भी डाल लें तो जो है। बाकी तो फलों में अपना स्वाद बहुत होता है, लेकिन ये हिंगवाष्टक, लवण भास्कर, चाट मसाला भी हमने बना रखा चटोरों के लिए। और बाकी बिना चाट मसाले के भी
ये बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे फ्रूट चाट जो है ना, इसको खाने से कई प्रकार की न्यूट्रिशन एक साथ मिल जाते हैं और किसी भी प्रकार के लो इम्यूनिटी नहीं होती। और बरसात ऋतु में खास करके जो फंगल बैक्टीरिया और वायरल डिजीज़ होती हैं उससे हम बच जाते हैं। और ये जो है जामुन है ना, जामुन को तो गिलास में डाल करके थोड़ा सा हल्का सा सेंधा नमक डाला और उसको ऐसे फिर फेंट लेते हैं ना, तो ये ऐसे और फिर खाते हैं ना, तो नमक इसको बढ़िया लग जाता है। और जामुन डायबिटीज वालों के लिए तो औषधि है ही। वो जामुन खाएं भी। और कहते हैं ना, आम के आम गुठली के दाम। आम जो है उसकी जो गुठली होती है पेट के लिए और विटामिन B12 के लिए, और जामुन की गुठली डायबिटीज के लिए भी परम औषधि है मेरे भाई हुसैन जी। तो आज का योगोपचार में ये फलोपचार बता दिया, होम रेमेडी बता दी है। तो आज के इस पाक शास्त्र के बाद अब योग शास्त्र में कल फिर मिलेंगे। अब उपचार के बाद आप समाचार सुनाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।